मेरे में हुआ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मद मुकाबिल में आपको खुशामदीद, ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनको आप अक्सर देखते रहते हैं हमारे शोज़ में, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि ईद का मौका है तो इनसे कुछ मुख्तलिफ जो है वो गुफ्तगू करें। क्लासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईद मुबारक क्लासरा साहब। इसके अलावा हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और हमारे साथ डॉक्टर नमान नियाज मौजूद हैं, किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, ऑथर हैं, सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। इनको हम बुलाते रहते हैं और क्रिकेट पे हर दिन जो है वो हम इनसे कोई राय और सजेशंस जो हैं वो ले रहे होते हैं। ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों को भी ईद मुबारक, खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। मरवत साहब, क्या मतलब सियासत से हटके जाते हैं, अपने गांव जाते हैं, ईद कहाँ मनाते हैं, क्या करते हैं? कुछ डिफरेंट होता है? अपने वोटर सपोर्टर्स में जाते हैं, किस तरह से ईद मनाते हैं? बहुत शुक्रिया। और क्लासा साहब आपको भी, रबिया खान आपको भी, और डॉक्टर साहब और आपके तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। ईद पे तो रूटीन हमारा यही होता है कि हम इलाके में जाते हैं, वहाँ अवाम, कबीले के लोग, अजीज़ रिश्तेदार, और हमारे यहाँ ईद उल फितर जो है ना वो बड़े ही एक ट्रेडिशनली बड़े अनोखे अंदाज में हम मनाते हैं। मैंने हमेशा आई हैव लव्ड इट कि मैं अपने गांव जाऊँ। ये पहला साल है कि बदनामी इतनी ज़्यादा है कि ईद पे भी चाहने के बावजूद मैं नहीं जा सका हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अपने इलाके में गया था और मेरे इलाके में तकरीबन हम हालत जंग में हैं। अच्छा। तो इलाके में फिरना, लास्ट टाइम भी मैं जब अपने इलाके में फिर रहा था तो मेरे लिए भी आईडी लगाई थी, और वो तो इत्तेफाक से दूसरा कच्चा रास्ता ले लिया। बाद में पता चला कि जी ये बरामद हुई। और अच्छा। और अब जो हमारे खित्ते में बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बन गई, आए दिन धमाके, आए दिन थानों पे हमले और टारगेट किया जा रहा है लोगों को। तो ये जो पहली ईद है अब इस तरह हम गुजार रहे हैं कि इलाके पे नहीं जा सका। अलबत्ता अल्लाह दूसरी सबील निकाल लेता है। बच्चे, दोस्त, अहबाब, आप जैसे लोगों से मुलाकात हुई, और अगर अपने इलाके में होता ना तो ये 2-3 दिन फिर बड़े हेक्टिक होते। अच्छा, क्या होता है इलाके में? इलाके में ये होता है सुबह सवेरे, सुबह की नमाज के बाद पहला दिन जो होता है, हमारे यहाँ रिवाज हैं कि हम जितना हमारा ख़ानदान है 25-30 फैमिलीज़ हैं, वो चाहे हमारी बातचीत भी बंद हो या दावत भी हो, लेकिन जो मस्जिद है हमारी वो एक है, हमारे परदादा ने बनाई थी। तो उसमें हम सुबह सवेरे नमाज पढ़ते हैं, सुबह की नमाज, और जो ही नमाज ख़त्म होती है तो हर घर से 1 या 2 डिश आए होते हैं। अच्छा। वो 2 डिश जो हैं वो रख के ना, फिर जितने भी जवान, बूढ़े, बुजुर्ग सब वहाँ पे तकसीम हो जाते हैं। 2-2, 4-4 डिशेज उनके दरमियान रख के हम खा लेते हैं। ये पहला मौका होता है साल में, चाहे बातचीत ना हो, लेकिन उधर फिर हाथ भी मिलाते हैं, गले भी लगाते हैं, लेकिन वहाँ तक महदूद होता है। जो ही मस्जिद से बाहर निकलते हैं ना, इसके बाद जब घर जाते हैं सारे ख़वातीन को, बच्चों को ईदी, फिर जितने रिश्तेदार होते हैं उनके घरों में जाते हैं और हर खातून को, बच्चों को और उनको जो है ईदी देते हैं। फिर ईद की नमाज होती है। ईद की नमाज के फ़ौरन बाद फिर गांव के इलाके के लोग आना शुरू हो जाते हैं, उनकी तवाज़ो, अरे को गले मिलना। दोपहर को फिर एक ये होता है कि वही ख़ानदान के लोग, यानी 28 फैमिलीज़ हैं हमारी, तो हम सब ने घरों में टेंट बनाया होता है, सोबत यानी खाने का एहतमाम किया होता है। तो फिर जो है 2-3 लोग बैठ के टास्क कर लेते हैं कि ये जो मरवत साहब और इनके 4-5 जो साथी हैं ये फलां के घर जाएंगे। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो फिर हम फलां के घर चले जाते हैं। तो इनमें ऐसा भी घर आ सकता है जिनके साथ हमारी बातचीत ही नहीं होती है। अच्छा। लेकिन चले जाते हैं, खाना पड़ता है, खाना खा लेते हैं, और खाना जो है वहाँ एहतमाम होता है। बाद औक़ात हम ज़्यादा होते हैं, 8-10 होते हैं, तो हमें 2 घर दे देते हैं। तो पहले एक घर में खाना खा लेते हैं, फिर दूसरे में चले जाते हैं। चलें, तो फिर ये कार्रवाई होने के बाद वापस आते हैं। और दूसरा दिन जो है ना वो बड़ा हेक्टिक होता है, क्योंकि बाहर के लोग जो है ना, यानी दीगर देहातों के लोग या शहरों के लोग, वो फिर मेरे पास ईद मुबारकी के लिए आते हैं। तकरीबन हर साल 30-40 हज़ार लोग जो हैं ईद मुबारकी के लिए मिलते हैं। वो फिर उनके लिए एहतमाम होता है,
अब ये जो मौजूदा सिक्योरिटी हालात है ना, इसमें फिर ये फैसला किया रिश्तेदार और बाप के कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए अगर हम अपनी ईद महदूद कर ले तो जो अभी इस्लामाबाद में रहना बिल्कुल अनफॉर्चुनेट हालात है। जिस तरह से दहशतगर्दी का जो हमने राइज देखा और ये हमने एक दो जो है वो बहुत अफसोसनाक जो है वो इवेंट्स देखे, तो जाहिर है ईद जो है वो उस तरह की नहीं रहती। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जो है वो ये बात बताई कि जिनसे बातचीत नहीं भी होती तो ईद का मौका ऐसा ही होता है कि नहीं भी होती उनसे भी जो है वो बात कर लेनी पड़ती है। और सियासतदानों की ईद तो अलग ही बिजी तरह की होती है। हम ईद के दिन खैरात भी काफ़ी मतलब सदका और ये बच्चों को और गुरबा को मतलब मैं दिल खोल के पैसे देता हूँ। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब आप बताइएगा क्या कुछ नॉर्मल, क्योंकि बहुत सारे घरों में हम दूसरे गेस्ट से भी बात कर रहे थे, बहुत सारे घरों में काफी बोरिंग ईद भी गुजर रही होती है, तो आपकी वो बोरिंग वाली होती है या बहुत बिजी वाली होती है? बिल्कुल भी बोरिंग वाली नहीं होती, क्योंकि अल्लाह गरी की रहमत करे, मेरे वालिद सबसे बड़े थे फैमिली में, तो उनकी डेथ के बाद भी ये इंश्योर किया जाता है कि वो चचा और वो सारे जो फैमिली है वो दे हैव टू कम। और फिर क्योंकि एक मेरा ताल्लुक जो है वो एक आर्मी फैमिली से था, तो हम तो छोटे से बड़े जब हो रहे थे तो उस ज़माने में तो इवन जो अब्बा के कॉलीग्स थे वो भी हमें एज फैमिली लगते थे, वो जो अंकल आंटी। सो वो तो भरमार लगी होती है कि किसी के घर जाना है, किसी के घर आना है, इट्स ए फेस्टिविटी। सो हमारे यहाँ ये नहीं है कि वो कुछ, मैंने आप सही कह रहे हैं कि देखा है कि कुछ सो के गुजारते हैं ईद, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है जी। ईद की नमाज वाज ऑलवेज कंपलसरी, वो है भी वैसे, लेकिन वो हमें इंश्योर किया जाता था। सो दैट ट्रेडिशन फॉलोज। अब हमारी आगे औलाद भी उसी तरह फॉलो कर रही है। एंड ऑफ कोर्स वही तैयारियाँ 10-15 दिन पहले, अभी रोज़े आधे नहीं हुए होते तो ईद जो है वो पर्सपेक्टिव शुरू हो जाता है। सो यस, बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी और बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होता है। और आगे अब ऑब्वियसली बच्चों के, बहनों के बच्चों के भी आगे बच्चे हैं। बट यू स्टे इन द सिटी, कहीं गांव में या कहीं? जब वालिद हयात थे और हम जाया करते थे, लाहौर इज आवर इंसेस्ट्रल सिटी, लेकिन ऑफ कोर्स अब वो चेंज हो गया है और वी स्टे इन द सिटी। और ये भी वैसे थोड़ी बात जो है वो डिफरेंट अब देखी गई है लोगों में कि आगे जो बच्चे हैं वो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं या नहीं करते। कुछ घरों में नहीं भी, कुछ घरों में नहीं भी किया जाता ये ट्रेडिशंस जो है। अच्छा, आई थिंक फॉर्चुनेट जी कि वो करते हैं और दे आर जस्ट कंटिन्यूइंग द सेम पैटर्न जो हमेशा से था। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब बीइंग ए क्लिनिशियन, क्योंकि आई एम एन एक्टिव क्लिनिकल प्रैक्टिशनर, हमारे मरीज जो हैं उनका रिस्पॉन्स इज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग दीज फेस्टिविटीज़। वो भी आपको बहुत ज़्यादा कॉल करेंगे, मुबारक दे रहे हैं, कुछ आ जाते हैं जो याद रखते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बच्चों में भी जो है वो अभी तक, एज फार माय फैमिली इज कंसर्न, माय चिल्ड्रन अभी तक तो फॉलो कर रहे हैं, आगे अल्लाह बेहतर जानते हैं। मेरा मामला दूसरा है। अच्छा, मेरा बेटा जो है ना बड़ा, वो ज़रा थोड़ा लाइक करता है कि ख़ानदान से, गांव से, रिवायात से जुड़ा रहे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को की एजुकेशन जो है वो की है यहाँ रूट्स में, बीकन हाउस में, फिर लंदन में उन्होंने तालीम हासिल की। इसका नुकसान मुझे ये हुआ है कि अब वो जो जनरेशन गैप तो वैसे ही है हमारे और हमारे बच्चों के बीच। मतलब अब ये जिस जनरेशन में हम क्लासरा साहब हम लोग हैं ना, और हमारी जनरेशन ये जो बच्चे, ये मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है। डिजिटल जनरेशन कह लें, ये साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की की, तो हमारे जो बच्चे हैं, एक तो मैं अपनी मर्जी उन पे थोपता नहीं हूँ, जो वो पसंद करते हैं। और ये भाव इनका रुझान जो है ना वो अपने अंदाज से ईद मनाने का है, वो हमारा तरीक़ाकार जो है पसंद नहीं करते हैं। यानी कि हम अगर उनको कहें कि जी गांव चलते हैं तो मनाना पड़ता है कि जी यू हैव टू ब्राइब देम। आपको ब्राइब करना पड़ता है कि हाँ जी अच्छा मैं चलूंगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा। और वो जो छोटा है ना, वो तो जब मैं उनको वैसे ही बुलाता हूँ ना, अगर कभी कभार मैं मसरूफ़ हूँ और घर में इतला कर देता हूँ कि गाड़ी में ड्राइवर इनको ले आए, तो आने से पहले वो कहता है कि फिर मेरे लिए क्या लोगे। ये रोजाना की बात है। ये होते हैं मुज़ाकरात, ये होता है नेगोशिएशन ऐसा, एंड ही माइट बी वेरी टफ डील मेकर। अभी उन्हें पता है आप हुजूर फंसे हुए हैं तो जो मनवाना है मनवा। अभी जब आपके पास आ रहा था ना, तो अभी उसने कहा था कि भाई मेरा वो डिमांड क्या है, वाओ मील मुझे खरीद के दोगे। अभी वो वाओ मील खाने गया हुआ है।
अच्छा सर जी, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे एक थोड़ा मिसिंग लिंक है। मेरी मरवत साहब की बड़ा पुराना हमारा, इट गोज़ बैक टू 2009-10 ऑनवर्ड। तो सर जी ये पॉलिटिक्स में कैसे आप एंटर हुए? ये मतलब अचानक हुआ है, प्री प्लान हुआ है? आपको तो मिजाज नहीं था इसमें पॉलिटिक्स में आने वाला। वैसे भी आप थोड़े से मैवरिक टाइप, नो नॉनसेंस टाइप, सीधे ब्लंट। तो सियासी आदमी को तो थोड़ा सा दाएं बाएं कुछ इधर उधर की आप मतलब आप में वो चीज़ एक तरह से नज़र नहीं आती। लोगों को हो सकता है पसंद आती है, आपका ये स्टाइल पसंद है, लेकिन सियासत में कैसे है आप? इस तरह है, जब आपकी और मेरी जान पहचान हुई उस वक्त मैं जज था। यस। और जवान भी थे, अभी भी है। इतना क्यों अपने आप अंडर एस्टिमेट किए बैठे हैं? अंडर एस्टिमेट तो इसलिए कि अब उम्मीदें जो है ना, वो जो आप जैसे आप तो अभी तक जवान नहीं हम इस पे तो मैं कसम उठा के कहता हूं। ये तो अब जवाबी हमला कर रहे हैं, ये तो जवाबी हमला नहीं है। इस क्लासर को मैं जानता हूँ ना, वो है जवान। अब आगे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। अच्छा, तो हुआ ये कि सियासत में मेरा खानदान तो था, आपको पता है, बुजुर्ग थे, मैं जज था। अब जज जो है ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लाइफ होती है। लेकिन जब मैंने इससे इस्तीफ़ा दिया मुलाजिमत से 2009 में, और 2011 में जब फारिग तहसील हुआ, यूके से पढ़ के आ गया, मज़ीद डिग्रियाँ ली, तो फिर वकालत शुरू की। अब वकालत एक ऐसा शोबा है जिसमें आप वकील के साथ साथ कुछ भी बन सकते हैं। मतलब यू आर एट द बॉर्डर। सियासत है, और अमूमन सियासतदान ज़्यादातर वकील ही रहे हैं। तो फिर जो है ख़ानदान भी था, फिर मैं यूँ अब जो फ्रंट पे आया ना, ये तो हालात, वाक़यात, बल्कि ये कहिए कि हादसात ने हमें पाकिस्तान में शनाख्त भी दी और सियासतदान भी बनाया। 9 मई के बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। और ये भी मेरे ख्याल में आपको इल्म है कि मैदान खाली था मेरे लिए, पीटीआई का कोई था ही नहीं कि घोड़ा दौड़ाता। हमें खाली मैदान मिला, हमने घोड़ा दौड़ाया और सियासतदान बन गए, शनाख्त भी मिली। और फिर जो है एक बात है, खान मेरा क्लाइंट था, और खान तो मेरा क्लाइंट था ना, मैं तो उसका वकील था। ये तो 9 मई से पहले मैं उनका वकील था ना, केसेस में उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। एक मेरा असूल है कि मैं अपने क्लाइंट को मुश्किल में नहीं छोड़ता हूँ। ये मैंने कभी ज़िंदगी में क्लाइंट को नहीं छोड़ा है। और फिर खान जो था उसके साथ जितनी कुर्बत मिली ना, तो कुर्बत के साथ ही फिर उसके साथ मोहब्बत भी हुई। मतलब ये वो इमरान खान जो लोग टीवी पे देखते हैं, सुनते हैं, उससे बदरजा डिफरेंट शख्स हैं जब आप उसको नज़दीक से देखते हैं। खुद बजाते खुद जो है, खान ने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया, बहुत ही केयर किया है, मोहब्बत दी है, ट्रस्ट दिया है, हमेशा मुझ पे एतमाद किया है, और इंशाल्लाह बेहतर वक्त भी आएगा। डॉक्टर साहब, आपका बड़ा वैराइटियल एक वो है, बैकग्राउंड है। जैसे मरवत साहब का भी डिफरेंट है, मतलब मैं जैसे मैंने कहा हमारा तो मोर दैन इट गोज़ बैक लॉन्ग टाइम। आपका भी बुनियादी तौर पर आप एक मेडिकल डॉक्टर हैं, लोग ये शायद बहुत कम जानते हैं। अपना क्लिनिक भी है आपका, अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन पहचान आपकी है इसके क्रिकेट के हवाले से है कि आप इतना प्रोग्राम बड़ा होस्ट करते थे, गेम ऑन है पीटीवी पे, बल्कि आपने पहली दफ़ा एक नया ट्रेंड दिया। दुनिया भर से बड़े बड़े खिलाड़ी जो थे, आइकॉन थे, जिनको हम देखते थे उसके पीटीवी के ब्लैक एंड वाइट दौर में उनको क्रिकेट खेलते हुए, उनको आप यहाँ स्टूडियो में ले आए इस्लामाबाद में। तो ये मतलब कैसे, ये आपका पैशन, हॉबी, मतलब आप साथ साथ दोनों चला रहे हैं? क्रिकेट भी है, डॉक्टर भी है, क्लिनिक भी है, मरीज भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, मतलब ये क्या कहानी है? अच्छा, अगर मुझे सॉरी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और आपकी तफसीली जो है वो स्टोरी हम सुनना चाहेंगे, और उसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो मुझे रिसेंटली पता चली है डॉक्टर साहब के बारे में, तो उस हवाले से भी पूछेंगे। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ईद की स्पेशल एपिसोड जो है मद्दे मुकाबिल की वो जारी है, और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपकी स्टोरी जो है वो हम सुनना चाहते हैं, कैसे फिर आप लैंड कर गए एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट, और शुरुआत जो है वो आपने कहाँ से की, और प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी। ओके, ये जी जिससे आप दोनों ने पूछ लिया, एक तो मैंने आपको बताया कि मैं आर्मी फैमिली से था, तो लकीली मेरे पास फैसिलिटीज़ बहुत अवेलेबल होती थी, चाहे वो स्विमिंग पूल्स हैं, राइडिंग स्कूल्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, और आपको पता है एक डिसिप्लिन जो है वो एक एनवायरनमेंट होती थी। आई डोंट नो कि अब चेंज हो गया या नहीं, बट जो हमारे टाइम्स पे था वो आर्मी थोड़ी सी सेग्रीगेटेड कंटोनमेंट्स में होती थी। तो एक तो मैं आई ऑलवेज वेंट टू मिशनरी स्कूल्स,
और वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एचएसएन कॉलेज में सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, सेंट मेरीज एकेडमी में सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। तो आई मस्ट से कि आई वाज फ्रॉम वन ऑफ द प्रिविलेज्ड, इस तरह की बैकग्राउंड ज़रूर थी कि मुझे एक्सेसिबिलिटी थी। पर हमारे टाइम पे ये चीज़ें नहीं होती थी। 90 चैनल हमारे ज़माने में, एक पीटीवी शुरू करता था इकरा से और ख़त्म होता था फरमान इलाही पे। एक स्पोर्ट्स मैगजीन आता था वेडनेसडे को, या कभी लाइव मैचेस आ जाते थे। दैट वाज द टोटल हमारा जो टाइम है वो इंडोर गुजरता था। तो फिर ऐसे स्कूल्स में गए जहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ थी, तो स्कूल के आने के बाद या कॉलेज के आने के बाद जो टाइम गुजरता था वो ग्राउंड्स में गुजरता था, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स के साथ ना। अच्छा, सच्ची सी बात है कि हम तो वाइट कॉलर्ड बैकग्राउंड थी ना, हम सोच सकते थे कि कोई ये गेम्स होंगी और ये जो वीडियो गेम्स एंड इस तरह की फैसिलिटी भी नहीं थी। सो दैट टुक मी इनटू द कंपैटिटिव वर्ल्ड ऑफ जो है वो। फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी, मैं दो बड़ी बहनों पे एक वाहिद, आई वाज द ओनली सन। तो घर में वो इट वाज जस्ट लाइक द यंगर बंदा जो कि मैं भी इनकी तरह मैवरिक बनना चाहता था। सो आई थॉट कि स्पोर्ट्स वाज द वे जहाँ पे आप फिजिकली भी एक्सप्रेस करते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में। सो आई टुक अप स्विमिंग एंड टुक इट अप वेरी सीरियसली। फिर वो ट्रिपल समरसॉल्ट, डाइविंग, नेशनल कॉम्पिटिशन्स एंड वो चीज़ें बढ़ती चली गई। एंड देन क्रिकेट वॉज ए पैशन के फैमिली में हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स भी थे। अच्छा। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स भी थे और मेरे जो ननिहाल है उसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी थे। तो मेरे जो बड़े मामू थे जी, ही हैड प्लेड रणजी ट्रॉफी। फिर मेरे नाना जो हैं वो डॉक्टर दिलावर हुसैन होते थे, चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स भी रहे, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर थे इंडिया के। सो दे वर देन उन्हीं की कज़न के बच्चे जो हैं वो परवेज सजाद, वकार हसन मीर। सो एक क्रिकेटिंग वो जो एक एयर में आप कहते हैं थिक विद क्रिकेट टॉक, तो वहाँ से पे वो और मैसिव घर होता था, पीछे क्रिकेट हो रही होती थी, ये सारे खेल रहे होते थे। वो फिर अशरफ अली, सादत अली और ये सारे। सो देन दैट एक्चुअली टुक मी टू क्रिकेट एंड आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एंड टुक इट क्वाइट सीरियसली टू अ रिप्रेजेंटेटिव लेवल। अच्छा। तो मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज बताने लगूँ सर। सो आई वाज बोर्न विद, आप ये कहें कि आई वाज बोर्न विद ए फोटोग्राफिक मेमोरी। तो मुझे वो नहीं करना, ऑर्गेनाइज बहुत था बिकॉज ऑफ माई फादर, तो मुझे वो नहीं करना पड़ता किताबों में बैठना। मेरी वो मेमोरी वो होती थी 7 into 7 is 49, 49 is 98 plus 2 is 100, 142 is 242. So मुझे वो चीज़ें याद रहती थी। तो वो ऑर्गेनाइज। बात काट रहा हूँ सर, बड़ी आप इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। ये मेमोरी जो है ये ब्लेसिंग भी है, ऑफ कोर्स, जैसे बता रहे हैं, एडवांटेज है बहुत बड़ा। तो लेकिन एक तरह का कहा जाता है ये बहुत बड़ा एक वो मतलब अजाब भी है आपके लिए कि कोई चीज़ आपके जहन से जाती नहीं है, कि मेमोरी फेड ही नहीं होती। बहुत खूबसूरत ऑल द टाइम यू आर इन पेन, इन मतलब अगर अदरवाइज देखा जाए तकलीफ है, मुश्किल, इमोशनल स्ट्रेस। आपने बहुत खूबसूरत बात की, स्पेशली व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय कैंसर फेज ना जी, वो आज भी मुझे याद है एक एक दिन, वो पेन, वो इंटेंसिटी ऑफ पेन, वो डॉक्टर्स ने क्या कहा, उस वक्त क्या हो रहा था। तो यू आर सो वेरी राइट कि इट इज़ ए वर्च्यू as well as it can become your वो आपके मुसीबत भी पड़ जाती है। अच्छा सर, वो बता रहे थे अब डॉक्टर। अच्छा, सो वो उस वजह से जी पढ़ाई हमेशा बिल्कुल ही स्टेडफास्ट टॉप ऑफ द लाइन रही। फिर एम्बिशंस थे कि टू ग्रो एंड टू बिकम प्रोमिनेंट, जिस तरह, तो वो एक ये था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि वो प्रोमिनेंस कैसे मिलेगी। सो आई जस्ट वेंट थ्रू द मोशंस। फिर मैंने वो जब क्रिकेट खेलते खेलते दोस्ती वगैरह हुई हो गई, एंड देन आई वॉज रिएक्टिव। तो मैंने वो लिखना शुरू किया। तो मैंने एक लेटर टू द एडिटर भेज दिया था वो मुस्लिम में, मुझे याद है वो मुस्लिम में उस ज़माने में अखबार में एडिटोरियल बोर्ड में, यू विल बी शॉक टू नो कि शीरी मज़ारी, मलिया लोधी और ये जो हैं मुशाहिद हुसैन, ये इस लेवल के लोग वहाँ पे एडिटोरियल बोर्ड में होते थे। सो वो मेरा लेटर प्रिंट हो गया। अच्छा। वो जब लेटर प्रिंट हो गया तो बाय लाइन आ गई। वो जब बाय लाइन आ गई तो आई सेड कि यार ये तो बड़ी इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ है, इसको कंटिन्यू करना है। फिर वो रियाज अहमद मंसूरी एक मैगजीन क्रिकेटर निकालते थे, वो आर्टिकल उधर लिख के भेज दिया। सो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू नाउ द मीडिया पार्ट। सो व्हाइल आई वाज, हालांकि यहाँ पे नहीं होता, व्हाइल आई वाज अ स्टूडेंट इन मेडिकल स्कूल रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में, तो जो ही वो ख़त्म होता था तो ये अलरहमान बिल्डिंग में द न्यूज़ इंटरनेशनल शुरू हुआ था। सो आई जस्ट वेंट देयर। तो वहाँ पे मकसूद अहमद पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर होते थे, वो एडिटर थे, इमरान नईम वहाँ पे जो है उनके साथ होते थे। सो डॉक्टर मलिया लोधी, सो दे टुक मी इन। फिर मैंने लिखना शुरू किया, फिर सब एडिटर की जॉब कर ली। एंड देन सिंस आई हैड प्लेड विद ये सारे जो लड़के अंडर 19 में, बाद में वो इंजमाम और वकार और वो, सो उनके साथ मेरा इंटरेक्टिविटी थी। सो दैट्स हाउ आई गॉट इट। बट जो मैं टेलीविजन पे आया जिसने मुझे बहुत ज़्यादा फेम, डॉक्टर वाली अभी भी नहीं बताया आपने, हाउ डिड यू गेट इनटू मेडिकल? बताने लगा वो। और क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड में वैसे एक
इंक्लिनेशन होता है कि बच्चे जो हैं मैं वो आपको बता देता हूँ, बट टेलीविजन पे भी मैं जी कोइंसिडेंटली आया कि 1996 का वर्ल्ड कप था। सो तलत सैयद तलत हुसैन वाज द होते थे एडिटोरियल पेज पे न्यूज़ में, और वो कर रहे थे सवेरे सवेरे पीटीवी पे प्रोग्राम। तो वो उन्होंने बहुत सारों को ट्राई किया जर्नलिस्ट को कि रमेश कल्लू बथारना और सनत जयसूर्या ने उस जमाने में बहुत ज़बरदस्त हिटिंग शुरू कर दी थी, और 5 ओवरों में 50 वेरी यूनिक। तो वो उन्होंने एवेंचुअली मुझे बुलाया। जब मुझे बुलाया तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि ये बॉटम हैंड नहीं कर रहे, ये हुक यूज़ कर रहे हैं, और वो जो आपकी रिस्ट्रिक्शन है फील उसको ये स्कूप कर देते हैं। सो दैट क्लिक्ड। और वहाँ पे एक नवीद जफ़र साहब देख रहे थे, जो अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, वो डायरेक्टर प्रोग्राम्स होते थे। तो नेक्स्ट डे ही कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑडिशन पे जब मुझे बुलाया तो यूएई के साथ पाकिस्तान का मैच था, तो ये सेड आपको बहुत टाइम मिल जाएगा क्योंकि बारिश हो गई है, तो आपने ये करना है हर 7-8 मिनट के बाद ब्रेक लेती जाइएगा। मैं कहा अच्छा जी। मैं ऑडिशन देने गया, और मुझे कहते हैं वो तारीख से शुरू कर दे 1912 से कि कैसे क्रिकेट इवॉल्व हुई, वर्ल्ड कप कैसे आया, और वो मैंने शुरू किया। 7-7 मिनट के बाद ब्रेक ली। कान में वो सईद ज़हूर मेहदी होते थे प्रोड्यूसर, और मैं कोई घंटे सवा घंटे के बाद मोनोलॉग। मैं जब बाहर आया तो उन्होंने मुझे हक किया, तो मैंने कहा सर ऑडिशन ठीक हो गया? कहते नहीं, हमने लाइव भेज दिया था। सो माय फर्स्ट एक्सपोजर ऑन टेलीविजन वाज लाइव व्हेन आई थॉट कि इट वाज एन ऑडिशन ही लाइव हो गया। अब ये जो इन्होंने मेडिसिन का कहा जी, मेरा भी बहुत क्रेज था पाकिस्तान एयरफोर्स। अच्छा, अब हमें ये पता लगा कि ओनली सन को वो जीडीपी फ्लाइंग में डिस्करेज करते हैं। अच्छा। ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 1986, 85, 86। सो बट मैंने अब्बा को बड़ा कन्विंस किया। मेरे कमरे में सारे मॉडल जहाज के होते थे, सो वो एवेंचुअली कन्विंस हो गए। सो अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई वाज टू गो फॉर माय सीएमबी, तो माय अब्बा's फर्स्ट कजन हु यूज्ड टू स्टे विद अस वाज अ मिराज पायलट, अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, ही क्रैश्ड। तो देन माय मदर सेड कि ओवर माय डेड बॉडी, कि अब तो ये जाना ही नहीं है। तो वहाँ पे फिर माय फादर सेड कि यार कोई ऐसा काम करो, तुम्हें एकेडमिकली प्रॉब्लम तो है नहीं, एक ऐसे प्रोफेशन में जाओ कि लोगों पे डिपेंडेंट ना हो, कि अगर कुछ भी ना हो तो एक टेबल लगा के बैठ के यू कैन स्टिल वर्क। सो दैट्स हाउ मेडिसिन वाज नॉट माय इंटरेस्ट इनिशियली। मेडिसिन वाज सजेस्टेड बाय माय लेट फादर कि यार कार्डियक सर्जन बन जाना, फलाना बन जाना। वो जब मैं मेड स्कूल में गया, देन इट बिकेम अ चैलेंज, और उसके बाद आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट, और ये एक वे ऑफ लाइफ आपका बन जाता है। तो एंड में मैं ये आपको इस वाइंड अप करते हुए ये कहूँगा कि आई एम वन ऑफ दोज वेरी लकी पीपल जिसके 2 पैशंस थे, और दोनों पैशंस प्रोफेशन बन गए। बहुत बड़ी लक। तो सर जी आपका भी इस तरह की एम्बिशंस थी, जैसे हमने उनसे सुनी है कि जब अगेन गाँव के लोग, जो आप और हमारा मतलब मिलता जुलता बैकग्राउंड है, तो हम तो जिस साइड पे हवा ले चलते हैं, हम तो प्लानिंग, सोच, समझ, इन चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ना हमारे माँ बाप हमें गाइड कर सकते हैं, ना हमें वो कुछ बता सकते हैं क्या करना है। वही वाली याद है कि वो है ना बस के बारे में, कि खुदा के सहारे चली जा रही है। हमारा काम तो ऐसे चलता, लक पे चलता है। सर आपका भी यही था ये सारा? 94 में मैंने एग्ज़ाम दिया जज बनने का, ताज़ा लॉ किया हुआ था। तो आप यकीन करें, स्टोरी कुछ इस तरह है कि मैं पेशावर जा रहा था, और मैंने दाखिला तो किया था एग्ज़ाम के लिए। ये इल्म नहीं था कि पर्चा नेक्स्ट डे है, सुबह है। अब ना कोई तैयारी थी, ना मतलब इल्म था। तो गाड़ी में पता चला कि अगले दिन पर्चा है, एग्ज़ाम है। तो जिस हाल में मैं पहुंचा, यहाँ एग्जामिनेशन हाल, पता चला कि मैं किसी गलत एग्जामिनेशन हाल में पहुंचा हूँ। कोई 12 किलोमीटर दूर था। और जब मैं हाल में गया तो पर्चा शुरू हुई भी कोई 45 मिनट हो चुके थे। और फिर भी जब मैंने एग्ज़ाम दिया ना, आपको हैरत होगी, मैंने टॉप किया था सूबे में। अच्छा, जबरदस्त। और मैं हमेशा, ये आपकी बात है, हवा जिस रुख पे हमें ले गई, यूँ जो है फिर 16 साल हम रहे मुंसिफ के तौर पे। लेकिन एक बात है, 16 साल जो मैंने मुलाजिमत की ना, वो आप समझे मैंने सही मानों में मुंसिफी की। अच्छा, मैंने कभी भी किसी की परवाह नहीं, कोई रेग्रेट्स नहीं है किसी के, कभी डरा ही नहीं था, फैसला कुछ कभी डरा नहीं। बहुत से ऐसे फैसले और मौके आए कि, बल्कि एक वाक़या करी जा तो सुना। जी 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 जरूर। ये जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, इसमें जब आपके 10-12 साल निकल जाते हैं तो एक तो जनाब अली दरवाज़ा आपके लिए कोई खोलता है,
आपको माई लॉर्ड बुलाते हैं, योर ऑनर बुलाते हैं, हजूर का फरमान आ जाता है, हजूर ने ये फरमाया, हजूर ने ये किया। ये सारी चीज़ें इंसानों के रवैये बिगाड़ देते हैं। मैं तो मतलब 22-23 साल मेरी उम्र थी जब मैं जज बना, और यही हमारी ये हालत थी, न कभी लाइन में खड़े हुए, न कभी पब्लिक में गए, न कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गए। तो आपका दिमाग भी थोड़ा सा हजूर गया, हजूर आया, हजूर ने इरशाद फरमाया। वकला साहिबान तो अदालत तो कोई इस तरह, बल्कि एक डी खान में मैं एक अदालत में एक कमरा था, पुराना था, तो मैंने कहा इसकी सफाई कर दो ताकि इसको भी हम वर्केबल कर लें। तो सफाई के दौरान जनाब उसमें सांप निकल आया, सांप उसमें था पुराना। तो वो जो मुलाजिम आया ना, कहता है हजूर, हजूर सांप निकला। मैंने कहा वो सांप हजूर है या मैं हजूर? तो ये जो रवैये है ना, आप अपने आप को कुछ समझते हैं कि आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, आपके हाथ में लोगों की तकदीर होती है, जिंदगी मौत के फैसले करते हैं। तो ये चीज़ें इंसान को नफसियाती बना देते हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बहुत सारे जज जो हैं वो इन रवैयों की वजह से नफसियाती बन जाते हैं। और शायद किसी दौर में मुझे याद पड़ता है, एक शख्स से मैंने शनाख्ती कार्ड मांगा जो जमानतनामे के लिए देते हैं। तो अभी ये कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड नहीं आए थे, वो पुराने शनाख्ती कार्ड थे। तो उसने शनाख्ती कार्ड मेरी तरफ फेंका और मैं अदालत में बैठा हुआ था, और वो आके यहाँ पे लग के फिर गिरा। लेकिन उससे थोड़ी सी ये खराश आई। मुझे इतना गुस्सा आ गया कि अच्छा, दूसरे लम्हे में फौरन ही गुस्सा ख़त्म। अदालत में सबसे अहम चीज़ जो है वो इंसान को एहतराम देना है। मैं दीर में था, तो एक शख्स था, वो किसी मुकदमे में उसको मैं जेल भेजना चाहता था। तो मैंने पुलिस को कहा या अपने अमले को कहा कि इनको हथकड़ियाँ लगा दें। तो हथकड़ियाँ लगाने के दौरान एक नौजवान उसके पीछे था और उसने आंखें निकालना शुरू की। तो मैंने कहा क्यों आंखें निकाल रहे हो? मैं तो इसको लगा रहा हूँ, और ये आंखें जो हैं मत निकालो, ये अदालत है। तो उसने कहा नहीं, बदतमीजी करने लगा। तो अचानक उस शख्स ने उसकी तरफ मुंह करके कहा कि बेटा इस तरह न करो। मैंने कहा क्या लगता है? कहते मेरा बेटा है। मैंने कहा गलती मेरी है, बेटे के सामने बाप को मैंने हथकड़ी पहनाई है। तो ये बनता है कि आप जो भी रिएक्शन दें। तो लिहाजा मैंने ज़िंदगी भर जो है कोशिश ये की है कि अदालत में जब भी कोई, अलबत्ता ऐसे भी लोग आए। एक दफ़ा तेमरगरा में मैं जज था, तो एक साहब आए, वो उसने तारुफ कराया कि जी मैं मेंबर असेंबली हूँ, प्रोविंशियल असेंबली, और ये मेरे इलाके के लोगों को आपके पास लाए हैं। ये काउंटरफीट करेंसी का केस था, जेली करेंसी का, तो ये आप इनको छोड़ दें। तो मैंने कहा एमपीए साहब आप इस तरह करें ना कि आप वकील को काइंडली हायर करें, वो जमानत की दरख्वास्त दे दे। तो उसने कहा नहीं, वकील की क्या बात है, मैं जब खुद आ गया हूँ। अच्छा। वो एक पसमानदा इलाके से था, बाद में मैंने उनको पहचाना भी। तो मैंने कहा कि भाई आप ये अदालत का तरीक़ाकार है, आप वकील को हायर करेंगे, वो जमानत की दरख्वास्त देगा। कहता है मेहताब अब्बासी साहब उस ज़माने में वज़ीर आला थे। उसने कहा मैं मेहताब अब्बासी की पार्लिमानी पार्टी का ये हूँ, फला हूँ। मैंने कहा आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपने वकील इंगेज करना है। तो आगे से उसने उनके थ्रेट किया। उसने कहा मैं फिर वज़ीर आला साहब को आपकी शिकायत कर दूँगा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा वज़ीर आला मेरी शिकायत अगर आप करेंगे भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मज़ीद गुस्सा हुआ। अब वो उसका बंदा भी आगे पुलिस खड़ी थी, उसमें हथकड़ियाँ लगी थी। तो उसने कहा कि नहीं ये तो आप मेरे साथ जा। खैर तलखी बड़ी। तो मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है। तो उन्होंने कहा जी बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है। तो मैंने कहा फिर एक हथकड़ी इनको भी लगा दी। दोनों को इकट्ठे भेजा। तो मैंने दोनों को इकट्ठे भेजा जेल में। अब हुआ ये कि वकला जो थे ना, जो PMLN के वकला थे, वो सारे जनाब उमड़ आए कि जी ये तो दूसरे जिले से MPA साहब हमारे मेहमान थे, आए थे, आपने उनको जेल भेज दिया। ये बातचीत हो ही रही थी कि उस जमाने में जो वहाँ का MNA था उस पे 56 करोड़ के फ्रॉड का केस था, और मुझे मुतअद्दिद केसों में मतलूब था। लेकिन नून की हुकूमत की वजह से कोई उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा था। तो अचानक एक
लंबी दाढ़ी और बिल्कुल बशक्ल खिज़र एक शख्सियत अंदर आई और उसने मुझे मुखातिब किया कि जी जज साहब ये तो हमारे मेहमान थे। मैंने कहा आप कौन है हजरत? उसने कहा जी मैं फला हूँ, अब नाम मुझे याद है लेकिन खैर है उसकी हया रख लेते। तो मैंने कहा हम आपको तो आसमानों पे ढूंढ रहे थे, अल्लाह ने आपको तो मैंने कहा एक हथकड़ी इसको भी लगा दी। अच्छा, चंद दिनों के बाद मैं जेल चला गया वहाँ मिलने के लिए। नहीं, जेल में अदालत लगाते हैं ना, अच्छा। तो वहाँ पे मैंने, और सर्दियाँ थी तो सारे वलाती कैदी मेरे सामने बैठे थे, तो उनमें वो MPA मैंने और वो तमाम लोग भी थे। तो मैंने कहा जी क्या मसले है? तो वो MNA साहब खड़े हो गए कि जी सर्दी है, गर्म पानी नहीं आ रहा है। मैंने कहा ये गर्म पानी का बंदोबस्त आपने करना है। कहता है आप नहीं इधर बिठाए हुए। बहरहाल अदालती जिंदगी में तो रोजाना नए नए तजर्बे, नए नए वाकयात। अच्छा, ऐसे भी दिलचस्प भी फैमिली कोर्ट केसेस देखे हैं। घर क्यों टूटते हैं शायद ही मतलब मुझसे बेहतर कोई जानता हो, क्योंकि हमें पता लग जाता है ना कि बहुत से मुआशरों में सर्व किया, बहुत सारे हर इलाके के डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं। फिर क्राइम्स किस इलाके में कौन से क्राइम्स हैं, तो बहरहाल ये एक बड़ा रिच एक्सपीरियंस था। मेरे ख्याल से अदालत का भी आपका जो है वो काफ़ी डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस था, और सियासत में भी जो है रोज़ ही कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो वो भी जो है आपने दूसरी फील्ड भी आपकी ऐसी ही है। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वह हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे ईद का शो जो है वो जारी है और हमारे साथ मरवत साहब भी मौजूद हैं, डॉक्टर नौमान साहब भी मौजूद है। मरवत साहब के पास बहुत सारी कहानियां हैं और इनकी लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो उस पर मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर साहब से कुछ इंटरेस्टिंग पूछना चाहूँगी। वैसे आप स्पोर्ट्स वगैरह क्रिकेट फॉलो करते हैं? बचपन में देखा करता था। अच्छा। और अभी मैं नतीजों का इंतज़ार करता हूँ कि कौन हार गया कौन जीत गया। अगर पाकिस्तान का मैच हो तो? पाकिस्तान का मैच अभी मैं पाकिस्तान का मैच जो है ना, अभी तो जब से ये मोहसिन नकवी साहब बने हैं तो मैच देखने को तो जी नहीं करता है। अच्छा। कभी जीते ही नहीं है हर वक्त, और वो भी बड़ी मतलब है कि इसका जवाब जो है वो डॉक्टर साहब ज्यादा बेहतर दे सकते हैं कि चेयरमैन से मुंसलिक होना चाहिए ये डिसीजन या नहीं, कि आप मैचेस देखते हैं कि नहीं। PCB को मुझे चेयरमैन बनाना चाहिए। आपको? मुझे 4 महीने दे, या खिलाड़ी रहेंगे या मैं रहूंगा। आप इसी तरीके से बात और साइड पे चल पड़ेगी। आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मिल रही थी, वो नहीं मिली, क्यों नहीं मिली सर? मतलब आपने कहा ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होना बहुत बड़ी बिग थिंग है, इट्स अ बिग गन। मैं तो कह रहा हूँ पिछले 20-25 साल से कर, मुझे तो पता है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन्होंने नहीं दी, तो आपको वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कैसे बना देंगे? PTI में मुझे देने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, वो आपको इल्म है, इन्होंने खान साहब ने नॉमिनेट किया, लेकिन शुक्र है कि मुझ पे कोई एहसान नहीं चढ़ा है, वरना शायद ये मतलब कुछ लिया नहीं है, कुछ दिया है PTI को, आप ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि PTI को हमने जिंदगी दी है। वाह, ठीक है ना जी। और मैं ये भी दावे से कहता हूँ कि एक रत्ती बराबर एहसान किसी का नहीं है मुझ पे। और अगर मैं बताऊँ ना, तो मैंने शायद जिंदगी के वो लम्हात भी दिए, और मैं अपनी जान तक जो है खान के और PTI के लिए कुर्बान करने को हर वक्त तैयार था। तो लिहाजा परवाह नहीं थी, बल्कि मैं चाहता था कि मुझे कोई गजन पहुंचे, ताकि हम मौला जट वाली वो मुस्तफा कुरैशी वाली जो लाइन है ना, क्योंकि पंजाब की धरती ने कोई पुत्र नहीं जमया जरा सानू सट्टा लावे, कोई साढ़े नाल मत्था लावे, कोई साढ़ा पेंडा सेके। मतलब आपकी तो वंडो से हम हमारा वास्ता पड़ा, जो बदमाश थे, वर्दी पोश, रियासती, जी जो जिन जिन हालात से मैं गुजरा हूँ, कभी मैं आपको वो दास्तानें सुनाऊं तो रोंगटे खड़े हो जाए कि भाई। लेकिन चूंकि 2008 से लेकर 12 तक आपको पता है मैंने अपने इलाके में मिलिटेंसी भुगती है। वो सख्तियाँ, वो अदावतें, वो ज़ल्म व जबर जो था वो बहुत ज्यादा थे। ये 9 मई के बाद तो अशीरी नहीं था। चलो सर, इस पे आपने मेरा ख्याल कि आपने वो करना है। हाँ जी बिल्कुल, स्टोरी जो है वो मरवत साहब की हम फिर सुन लेते हैं। डॉक्टर साहब के पास भी बड़ी अहम स्टोरी क्रिकेट के हवाले से लोग सुनना चाहते हैं, बिल्कुल सुनना चाहते हैं, क्रिकेट का क्या बना है ये चैंपियंस ट्रॉफी में बाद में। जी बिल्कुल, और वो टीम रीशफल भी हुआ, उस हवाले से भी हम आपसे पूछेंगे डिटेल में। लेकिन नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा जो है वो आप अगले दिन देख सकते हैं।